हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार से फिर से आप सभी का हमारे सिविल स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। बट हम इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि हम कुछ क्वेश्चन किए थे, पूरा रिवीजन किए थे क्वेश्चंस का। उसमें हम निकाले थे औसत परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद हम निकाले थे मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। हम लोग ये कैसे निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन। तो आइए देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों, आयतनों का परिकलन आता है। क्या कह रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत, यहाँ से देखो, स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के और उत्पाद के द्रव्यमानों का परिकलन आता है। यह समझने से पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी या कितना उत्पाद प्राप्त होगा। मतलब ये कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी और उत्पाद कितना प्राप्त होगा। यह जान लें कि किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में से क्या जानकारी प्राप्त होगी। यह भी जान लें कि किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी प्राप्त होगी। आइए मीथेन के दहन पर विचार करें, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे मीथेन के दहन की अभिक्रिया लिखी गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ मीथेन और डाई ऑक्सीजन को अभिक्रियक मतलब क्या हो, अभिकारक। अभिकारक ये होता है, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। अभिक्रियक को अभिकारक भी कहते हैं। यहाँ मीथेन और डाई ऑक्सीजन को अभिकारक या अभिकारक कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को उत्पाद कहते हैं, वही जो मैं अभी बताया। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त अभिक्रिया में सभी अभिकारक और उत्पाद गैस हैं। देखो, सबके सामने गैस लिखा गया है। यहाँ पे देखो, CH4 गैस, O2 गैस, CO2 गैस और H2O गैस। H2O गैस मतलब कि ये वाष्प है, H2O वाष्प है। और इसके सूत्रों के बाद कोष्ठक में G अक्षर से लिखकर व्यक्त किया जाता है। गैस को G अक्षर लिख के व्यक्त किया जाता है। ठोस और द्रवों के लिए, ठोस के लिए सॉलिड S और लिक्विड द्रव के लिए लिखा जाता है। O2 और H2O के लिए गुणांक 2 को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। यहाँ पे देखो, जो O2 जो संतुलित करते हैं, उसके बाद संतुलित करने के बाद जो आता है, जैसे इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, CH4 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। CO2 के कितना है, CO2 का 1 है। H2O कितना है, H2O का 2 है। तो वही कह रहे हैं, यहाँ O2 और H2O के लिए गुणांक 2 को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। इसी प्रकार CH4 और CO2 दोनों के लिए यहाँ गुणांक 1 है। ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या व्यक्त करते हैं। ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं। ये जो गुणांक हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या को व्यक्त करते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है। CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O देता है। क्या कह रहे हैं, जैसे हम ये लिखते हैं, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। तो कह रहे हैं CH4 के 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल क्रिया करके CO2 के 1 मोल और इसके जल के वाष्प के 2 मोल देते हैं। तो यहाँ देखो, 1 मोल CH4 के और 2 मोल ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 1 मोल CO2 और 2 मोल
H2O देता है। तो वही कह रहे हैं कि CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल के साथ अपक्रिया करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O देता है। CH4 का एक अणु, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि CH4 का एक अणु O2 के 2 अणु से क्रिया करके CO2 का एक अणु और H2O का 2 अणु देता है। देखो, CH4 का एक अणु O2 के 2 अणुओं के साथ अपक्रिया करके CO2 का एक अणु और H2O के 2 अणु देता है। एक मोल को हम और मतलब आयतन के रूप में क्या लिखते हैं? एक मोल को आयतन के रूप में लिखते हैं, एक मोल को आयतन के रूप में लिखते हैं 22.4 लीटर। तो अभी हम क्या किए थे कि अभी हम देखो यहाँ पे किए थे कि CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो। तो देखो, 1 मोल CH4 2 मोल 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ क्रिया करके, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टाइकियोमेट्री की और इसमें जो सीमांत अभिकर्मक है, इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, लास्ट तक सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, कुछ दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन ध्यान देते रहना, एकदम ओपन माइंड होकर पढ़िए। तो यहाँ देखिए, CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल से क्रिया करके CO2 के 1 मोल और H2O के 2 मोल देता है। और उसी प्रकार कह रहे हैं CH4 का एक अणु O2 के 2 अणु के साथ, देखो इसका एक अणु है, O2 के 2 अणु के साथ क्रिया करके CO2 के एक अणु और H2O के 2 अणु देता है। और क्या कह रहे हैं कि CH4 के इसका 22.4 लीटर, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर में बताया, तो 2 मोल बराबर क्या हो जाएगा? 44.8 लीटर हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो CH4 के 22.4 लीटर और ऑक्सीजन की 44.8 लीटर आयतन मिलके CO2 के 22.4 लीटर और H2O के 48.8 लीटर देता है। देखो यहाँ लिखा होगा कि 22.4 लीटर CH4 और 22.4 या 7, मतलब होता तो 4 ही है, और यहाँ 44.4 लीटर O2 के साथ क्रिया करके 22.4 लीटर CO2 और 45.4 लीटर H2O देखता है। तो वही बात हुई ना कि जैसे यहाँ पे देखो, मैं फिर से लिख रहा हूँ, CH4 प्लस O2 2O2 H2 एरो CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ 2H2O है, तो वही कह रहे हैं कि 22.4 लीटर, मैं अभी बताया 1 मोल आयतन के रूप में होता है, 1 मोल आयतन के रूप में किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के। तो 22.4 जैसे 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O देता है, तो उसी प्रकार 22.4 लीटर CH4 और 44.8 लीटर O2 के साथ क्रिया करके 22.4 लीटर CO2 और 44.8 लीटर H2O देता है। तो बात समझ में आ गई होगी, जैसे मोल किए थे वैसे आयतन कर लेंगे। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, एक के स्थान पे 1 मोल बराबर 22.4 लिख दो, 2 से यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, तो वही 22.4 लीटर CH4 44.8 लीटर O2 के साथ क्रिया करके 22.4 लीटर CO2 और 44.8 लीटर H2O देता है। तो वही बात हुई। यह तो 16 ग्राम, तो
एक मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अणुभार तो एक मोल बराबर एक मोल बराबर, मोल बराबर अगर एक हो तो भार बटे अणुभार। तो जैसे हमें CH4 का भार चाहिए, CH4 का फिर अणुभार कितना हो जाएगा? CH4 का अणुभार हो जाएगा 16। तो अणुभार की जगह हम क्या लिख देंगे? तो जैसे एक मोल बराबर भार बटे अणुभार CH4 का निकाल रहे हैं 16, तो CH4 का भार कितना आ गया? 16 ग्राम। यही भार आ गया। तो वही कह रहे हैं 16 ग्राम। यहाँ से भार निकाल लो, सबका वेट निकाल लो। 16 ग्राम रिएक्शन क्या थी? CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। तो CH4 का जब वेट निकालेंगे, इसका भार, तो कितना आएगा? 16 ग्राम निकाल लिए। ऐसे O2 का जब निकालेंगे, O2 का भार तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो यहाँ मोल बराबर O2 के कितने मोल हैं? 2 मोल। तो यहाँ 2 मोल बराबर भार निकालना है। अणुभार O2 कितना होगा? 32। तो हो जाएगा कितना? 64 ग्राम। O2 कितना आ जाएगा? O2 के 2 मोल का भार कितना आ जाएगा? 64 ग्राम। और CO2 का अब देखेंगे, CO2 के एक ही मोल है, तो एक बराबर CO2 का भार बट्टे CO2 का अणुभार। 16 दूनी 32, 32 से 44 हो गया, बराबर 44 ग्राम हो गया भार इसका। इसके एक मोल का भार कितना हो गया? 44 ग्राम। अब H2O का निकालेंगे। H2O के मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो H2O कितना मोल था? 2 मोल बराबर भार निकालना है। अणुभार कितना होगा? 18 दूनी 18 हो गया। तो भार कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। H2O का वेट भार कितना आया? 36 ग्राम। तो हम ये अब कह सकते हैं कि देखो, ये लोग ये डायरेक्ट निकाल दिए हैं यहाँ पे कि 16 ग्राम ये मेथेन और 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 44 ग्राम CO2 तथा 36 ग्राम H2O देती है। देखो, सब हम अलग अलग निकाल के दिखाए हैं आप तुमको यहाँ। तो 16 ग्राम CH4 32 गुणे 2 मतलब 2 मोल थे। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O देती है। तो हम इन संबंधों के आधार पर, इन संबंधों, यहाँ देखो ये वाला पॉइंट, 16 ग्राम CH4 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O देती है। इन संबंधों के आधार पर हम आंकड़ों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब एक दूसरे में परिवर्तित कर दिए। देखो, मोल था, मोल को आयतन में बदले, आयतन से उसको हम आयतन के बाद उसको भार में बदले, फिर उसको अणु 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 देख लिए। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार परिवर्तित किया। द्रव्यमान मोलों की संख्या, अणु की संख्या, घनत्व तो पता रहेगा, द्रव्यमान पता रहेगा, तो आयतन निकल जाएगा। तो अणु की संख्या, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम 16 ग्राम के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। तो 16 ग्राम मीथेन को जला रहे हैं, यही रिएक्शन अभी जो हम पढ़े, CH4 प्लस O2 एरो थोड़ा छोटा लिखते हैं जिससे आ जाए,
CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। ये लास्ट वाला H2O है। तो क्या कह रहे हैं कि 16 ग्राम CH4 के दहन से प्राप्त H2O के क्या था क्वेश्चन, प्राप्त H2O का प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। तो वही जल का वेट निकालना है। तो अब एक बार रिएक्शन हम फिर से लिखेंगे। CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। ये सब सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, उसके बाद उसको तुरंत सबसे पहला काम संतुलित करेंगे। बिना समीकरण को संतुलित करे क्वेश्चन नहीं करना है। समीकरण को संतुलित करेंगे, उसके बाद फिर 16 ग्राम है ना, CH4 का 16 ग्राम। तो यहाँ देखो 1 मोल CH4 से 2 मोल जल बन रहा है। दो मोल जल बन रहा है। तो अब इसको ग्राम में चेंज कर लो, इसके मोल को। 2 मोल जल बन रहा है, तो कह रहे हैं 16 ग्राम से 16 ग्राम से। तो यहाँ देखो 1 मोल CH4 से 2 मोल H2O बन रहा है। तो ये 16 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो 16 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करो। तो हम जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है 16 ग्राम, बटे अणुभार कितना होता है CH4 का 16 बराबर 1 मोल आ गया। 1 मोल CH4 से 2 मोल, यहाँ पे देखो रिएक्शन में, मैं बार बार लिख रहा हूँ, यहाँ देखो रिएक्शन में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मीथेन के दहन समीकरण को बताया ना, सबसे पहले संतुलित करना है। उसके बाद 16 ग्राम CH4 1 मोल के बराबर है। मैं बताया ना कैसे, 1 मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना है 16 और अणुभार कितना है 16, 16 कट जाएगा, मोल बराबर कितना आया 1। तो वही 16 ग्राम जो है 1 मोल के बराबर है। और ऊपर दिए गए समीकरण में 1 मोल CH4 से 2 मोल H2O बन रहा है। तो 16 ग्राम मतलब 1 मोल ही हुआ, तो 2 मोल H2O बन रहा है। तो 2 मोल H2O को 2 मोल अभी H2O को इसका भार ज्ञात कर लो। अब मोल बराबर क्या होता है, यहाँ H2O कितना है 2 मोल, 2 मोल H2O को 2 मोल H2O में इसका जितना भार होगा वो निकाल लो। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अणुभार कितना होता है H2O का 18, तो कितना है 2 मोल है, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो भार के बराबर कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 ग्राम। समझ में आया कि 1 मोल CH4 से 2 मोल जल बन रहा है। तो 16 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, चाहे 16 ग्राम बराबर 1 मोल होता है। 16 ग्राम CH4 बराबर 1 मोल CH4 से 2 मोल जल बन रहा है। तो वही 2 मोल जल में भार निकाल लो। तो मोल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मोल बराबर क्या होता है, जल के 2 मोल बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। तो मोल कितना है जल का 2 है, 2 बराबर जल का भार निकालना है, भार पूछ रहा है। अणुभार कितना होगा 18, तो 18 दूनी 36 ग्राम आ गया।
H2O का कितना आ गया, H2O का भार कितना आया 36 ग्राम। वही पूछ रहा है दहन जल की मात्रा का जल क्या मात्रा का परिकलन कीजिए, यही हो गया 36 ग्राम। सिंपल ही तो था। अब एग्जाम्पल नंबर उदाहरण अब 10 देखेंगे। 1.4 मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है। अभी ऐसे देख लेते हैं, बाकी मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। तो कह रहे हैं मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो अब वही फिर क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण लिखेंगे और उसके बाद संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण किए हैं, लिखे हैं यहाँ पे देखो, CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O, सब गैस हैं, गैस लिख दिए हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं मीथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। तो मोल पूछ रहा है तो ये ग्राम है, सबसे पहले इसके CO2 को मोल में कन्वर्ट कर लो। तो हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है। तो हमें मोल ज्ञात करना है, तो मोल बराबर भार कितना दिया है 22 ग्राम, और CO2 का अणुभार कितना होता है 44। तो 22 एकम 22 दूनी 44। तो CO2 कितना मोल आया, CO2 के मोल बराबर 1/2, CO2 का आधा मोल आया। अब यहाँ देखो, तो 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 बन रहा है। तो आधा मोल CH4 से CO2 को 22 ग्राम, CO2 को जो ग्राम दिया है ना CO2 का, ये 22 ग्राम, इसको हम मोल में कन्वर्ट कर दिए, कितना आया आधा मोल। तो अब यहाँ देखो समीकरण देखो, यहाँ CH4 के 1 मोल से CO2 का 1 मोल बन रहा है। तो CO2 के आधे मोल से CH4 का कितना मोल बनेगा, आधा मोल बनेगा। यही आधा आ गया 0.5। 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो यही 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। तो इसलिए CO2 के मोलों की संख्या निकाल ली है 0.5 मोल CO2 के। अतः 0.5 मोल CH4 के दहन से 0.5 मोल CO2 प्राप्त होगी, या 0.5 मोल CH4 से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, मोल मोल परिकलन करना है बस। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ CO2 को जो भार दिया था, इसका जो वेट दिया था 22 ग्राम, इसको हम जब मोल में कन्वर्ट करें, मोल बराबर भार बटे अणुभार से। तो भार 22 ग्राम दिया है, इसका अणुभार 44 होता है। तो CO2 का कितना मोल आया, आधा मोल। अब देखो CH4 के 1 मोल से CO2 का 1 मोल हो बन रहा है। तो पूछ रहा है कि मीथेन के मान लो CH4 के 1 मोल से देखो CO2 का 1 मोल बन रहा है। तो CH4 के आधे मोल से CO2 का ही आधा ही मोल बनेगा, क्योंकि ये आधा मोल तो हम निकाल लिए हैं ना। या मान लो CH4 का पता नहीं है, तो इसको हम x मोल मानते हैं। इसके x मोल के इसका कितना बनेगा 1/2। तो अरे सीधा सीधा तो है यार, कि मतलब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, तो इसके भी 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। दान हो रहा है इसके CH4 के 1 मोल से। कुल मिला के कहने का मतलब कि अगर 1 मोल CH4 दहन होगा तभी 1 मोल CO2 बनेगी। ये तो इससे पता चल रहा है संतुलित समीकरण से। तो अब ये इसके पूछ रहे CO2 के दहन से जो CO2 का आधा मोल है, तो उसमें मीथेन का कितना मोल जलेगा। तो इस CH4 के 1 मोल के दहन से इसका 1 मोल दहन हो रहा है। तो अगर ये CO2 आधा मोल बन रहा है, तो CH4 का आधा मोल दहन होगा तभी तो आधा मोल ये बनेगा। तो यही आधा मोल आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब कल अपन इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे अपन को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। ठीक, थैंक यू।